हम ये देख रहे हैं क्लास 6 का इतिहास का मतलब सोशल सामाजिक अध्ययन की पुस्तक देख रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 का भाग 3 का तक का वीडियो हमने अलग अलग भाग में अपलोड कर दिया है। अब ये अध्याय 8 को हम देख रहे हैं, विविधता में एकता या एक में अनेक। इस पूरे अध्याय को एक ही भाग में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो विविधता में एकता या एक में अनेक। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। वो भारत के संस्कृति को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। फिर श्री अरविंद भी क्या कहते हैं? विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव एवं स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पे स्थापित करेगा। तो उनका कहना था कि यह जो विविधता में एकता का सिद्धांत है, यह भारत के लिए क्या है? स्वाभाविक है, प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत के उसके स्वधर्म स्वभाव एवं स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। तो भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय है? हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? अब समृद्ध विविधता। यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं सुनेंगे। तो मतलब भूदृश्य भी बदल रहा है, परिधान और भोजन भी समय के साथ बदल रहा है, जगह के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। परिचित एवं अपरिचित भाषाएं भी सुनेंगे, विभिन्न लिपियों को भी देखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है। मतलब रीति रिवाज का अलग होना, परिधान भोजन का अलग होना, भाषाओं का अलग होना और लिपियों का अलग होना ही क्या है? यही समृद्ध विविधता है। तो परिधान, भोजन, भाषा, लिपि, रीति रिवाज, इन सब चीजों का अलग होना क्या है? एक समृद्ध विविधता है। यही भारत की समृद्ध विविधता है और समानता यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। और इस पक्ष को ही देखने कितने पर्यटक यहाँ तक आते हैं। हाल में ही जो लगा कुंभ मेला था, वह इसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है। 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में विश्व की जनसंख्या का लगभग 18%, इस 18% इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना इसको कौन शुरू की है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने। तो भारत के लोक परियोजना को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने शुरू किया। इसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाले 325 भाषाओं की गणना की गई। भाषा जहां 325 था, वहीं लिपियां 25 थी। और कितने समुदाय पे यह सर्वेक्षण किया गया? तो 4635। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जाता है। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में कम से कम 5 सहपाठियों और उनके माता पिता के जन्म स्थानों तथा उनकी मातृभाषाओं और उन्हें ज्ञात अन्य भाषाओं की सूचियां बनाइए। विविधता के परिप्रेक्ष्य में इस गतिविधि के परिणामों पर चर्चा कीजिए। विविधता वास्तव में सुंदर है
परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। एक शताब्दी से भी पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ क्या थे? ब्रिटिश इतिहासकार थे, ने विस्मय पूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और व्यक्त करें? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भोजन, सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ विद्यार्थी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश भारत में आप लाखों न सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ और गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा रागी, विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख क्या है? भोजन है। अब देखिए कहीं दिखाया गया है तो ऊपर वाले पार्ट में राजमा है ना, राजमा खाते हैं। यहाँ जहाँ पे पंजाब हरियाणा है वहाँ पे लोबिया खाते हैं। बासमती ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है। मूंग दाल राजस्थान का है। चना दाल गुजरात का है। अरहर दाल महाराष्ट्र का है। बाजरा और कोलम चावल कहाँ है? केरला का है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाला पार्ट हो गया पंजाब और हरियाणा का, ये वाला पार्ट हो गया उत्तर प्रदेश का, मूंग दाल हो गया राजस्थान का, चना दाल हो गया गुजरात का। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ का क्या है? फेमस है। मसूर दाल कहेंगे तो यूपी और एमपी का। चावल क्या है? ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चावल यहाँ भी इम्पोर्टेंट है और चावल यहाँ भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कोलम चावल जो है ये केरला का है। बाजरा कर्नाटका का है। सोना मंसूरी कहाँ का है? सोना मंसूरी आंध्र प्रदेश का है। पोनी चावल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मक्का, छोले चना, यहाँ अरहर दाल, चावल। तो आप देखेंगे कि इतने तरह के चावल हैं, इतने तरह के दाल हैं और भी बाजरा है, छोले चना है, ज्वार है, मक्का है। तो इस सब को आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में उपयोग किया जाता है। अगर हम इसमें कहें कि आपको अगर याद क्या रखना है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जम्मू और कश्मीर रीजन में राजमा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है ना। एक ये याद रखना है। बासमती का यूपी में किया जाता है। चावल तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी जगह किया जाता है। पोनी चावल तमिलनाडु में यूज किया जाता है और आंध्र प्रदेश में यूज किया जाता है। ये दोनों जगह आप लिख सकते हैं। कोलम चावल केरला में यूज किया जाता है, ये भी आप इसको क्या कर सकते हैं? स्टार मार सकते हैं। सोना मंसूरी आंध्र प्रदेश का फेमस है। कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का फेमस है। तो ये 3-4 जो हम आपको स्टार मार रहे हैं उसको आप याद रखिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों और दालों के कुछ उदाहरण, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। इन्हें दाल और चावल को इस प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों तथा तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री एकता से विभिन्न प्रकार के विविधता अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में अपने घर में उपयोग किए जाने वाली भोजन सामग्रियों, अनाज, मसालों आदि की सूची बनाइए। किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए एवं विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। तो अभी भोजन देख लिए, अब हम अगला देखने जा रहे हैं वस्त्र एवं परिधान किस तरह से भारत में अलग अलग है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान साड़ी है। साड़ी क्या है? लगभग सभी जगह पहना जाता है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम कपड़ों, सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है। जैसे साड़ी का प्रकार है बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूगा या मैसूर। ये सब रेशमी साड़ियाँ के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। सूती साड़ियों के और भी प्रकार हैं। देखिए यह चित्र दिया गया है वैशाली वर्तमान बिहार से प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति। तो ये दिखाता है कि हम लोग प्राचीन समय से साड़ियों को क्या है, एक मुख्य वस्त्र के रूप में अपनाए हुए हैं और यह ज़्यादातर जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके प्रकार हैं बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूगा या मैसूर। सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वाले वस्त्र साड़ी के सैकड़ों प्रकार के रूप होते हैं। इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। मतलब या तो धागे की ही बुनाई कर दी जाए उस कपड़ों में, या कुछ ऊपर से अलग से धागा जाए। रंगों में अनेक विविधताएं होती है जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। ऊपर हम देखें कि वैशाली से जो प्राप्त हुआ पत्थर पे उकेरी गई साड़ी, मतलब इसका लंबा इतिहास है। कुछ शताब्दी सामान्य संबतपुर वैशाली में पत्थर पे उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया, जो ऊपर हमने देख लिया। साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए। तो साड़ी का उदाहरण क्या है कि हर एक लोग अलग अलग तरह के अलग अलग रंग रूप और उसमें अलग डिजाइन से पहनते हैं। कहीं पटोला किया जाता है तो कहीं बनारसी पहनते हैं तो कहीं कांजीवरम पहनते हैं, लेकिन चीज क्या है, एक ही है, और लोग क्या है, अनेक है, जो एकता और विविधता को प्रतिबिंबित करता है। रंगीन पारंपरिक भारतीय कपड़ों के कुछ उदाहरण। बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पे छपा हुआ डिजाइन छींट, जिसको क्या कहते हैं, छींट, यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। अब जब आप इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ेंगे तो यही टैरिफ है जो कोई कंट्री एक दूसरे पे लगाती है। जैसे यूएसए और चाइना का आज का टैरिफ वार शुरू हो चुका है, यह कुछ सालों से चल रहा है, जहाँ पे चाइना के माल पे काफ़ी ज़्यादा यूएसए क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, जिसको टैरिफ कहते हैं। उकेरी गई आकृति एक डिजाइन जो सतह के ऊपर उकेरी गई हो, या पत्थर, लकड़ी, मृतिका जिसको सेरेमिक कहते हैं, या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। उससे क्या करते हैं, उससे ठप्पा की तरह लगाते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हड़प्पा के वासी सील लगाने के लिए पंच मार्क्ड करते थे, उसी तरह से साड़ी पे सील की तरह पत्थर, लकड़ी, मृतिका या अन्य सामग्री से बनी डिजाइन से उस पर डिजाइन मारते हैं। साड़ी को पहनने के भी अनेक तरीके हैं। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं।
वास्तव में इसे बांधने एवं पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं। आज के डेट में क्या है, बहुत सारे साड़ी पहनाने वाले अलग अलग, अगर आप शादी देखेंगे, कुछ गरीब का कुछ अमीर का फोटो अगर कलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ही परिधान साड़ी है जिसके बांधने और पहनने के तरीके अलग अलग हैं। महिलाएं साड़ी का प्रायः एक परिधान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार से भी उपयोग करती है। दक्षिण भारत से चित्र क्या है, दक्षिण भारत से, जैसे बच्चे को बच्चे को अगर रखना तो भी साड़ी में टांग दो, अगर कोई चीज़ मछली पकड़ना हो तो भी उससे पकड़ लो, कोई चीज़ अगर कोई दे रहा है तो उसको साड़ी के आंचल में रख लो, बारिश में भीग रहे हो तो उससे बच लो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साड़ी का भिन्न भिन्न प्रयोग है। विगत शताब्दियों में भारत आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती है। जैसे 6 चित्रों के माध्यम से इसके रचनात्मक उपयोगों को दर्शाया गया है। बच्चे को पालने में झूला के रूप में, सामान रखने में, भीगने से बचने में, और क्या है, मछली पकड़ने में। तो इस प्रकार से इसका रचनात्मक प्रयोग है। क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों से यह पहचान सकते हैं कि साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है? मैंने ये लिख दिया। क्या आप साड़ी के अनुपयोगों से परिचित हैं अथवा क्या आप उसके अनुपयोगों की कल्पना कर सकते हैं? धूप में भी अगर ज़्यादा धूप लग रहा है तो उसको भी, अगर कोई बुजुर्ग लोग मतलब कि देख रहे हैं तो उससे बचने के लिए भी घूंघट बना लो। देखिए यहाँ पे पानी ढो रही है तो साड़ी को क्या बना ली है, गांठ बना ली है ना, ताकि सर दर्द न करे, धूप से बचने के लिए भी, और यहाँ साड़ी को बिछा के सोने के लिए भी। तो इतना सारा उपयोग कर रही है औरतें। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े, फैब्रिक तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। धोती का भी लोग इस तरह से बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, अपने कभी बदन ढक लेते हैं, कभी बारिश से बचने के लिए धोती का उपयोग कर लेते हैं, तो कभी कंधे पे रख के सर बचाने के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। तो हमने भोजन और वस्त्र देख लिया, अब क्या देख रहे हैं, तो त्योहारों की विविधता। भारत में त्योहारों की अपार विविधता है। आपने देखा होगा कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, कुछ त्योहार एक ही समय पे पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है ना। अब देखिए कितने सारे त्योहार हैं जो दिखाए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांत, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में माघी या लोहड़ी, उत्तरायण गुजरात में, मकर संक्रांति भी गुजरात में, मकर संक्रांति अलग अलग नाम है, मकर विलाक्कू, यहीं पोंगल, पेड़ा पनुंगा, पौष सांग क्रांति, माघ और माघ बिहू, खिचड़ी पर्व, मकर संक्रांति पूरे मध्य भारत में। तो इसमें भी आप जो है ज़्यादातर प्रयास करेंगे देखने का साउथ वाले नाम को। इन नामों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तरायण को ही मकर संक्रांति कहते हैं गुजरात के कुछ भाग में। माघी लोहड़ी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, माघी, और लोहड़ी पंजाब और क्या कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में। तो इस तरह के नामों को मानचित्र लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्यौहार के विभिन्न नामों को प्रदर्शित करता है। आइए पता लगाएं आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है, यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है,
क्या आप जानते हैं कि भारत के किसी अन्य भाग में वस्तुतः किसी अन्य नाम से मनाया जाता है? हमारा सबसे प्रिय त्योहार है छठ। क्या है? छठ। और यह बिहार का एक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ त्योहारों एवं देश के विभिन्न भागों में उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उनकी सूची बनाएं। जैसे अक्टूबर नवंबर में दीपावली मनाया जाता है, कहीं दशहरा मनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं। तो हमने हमने क्या क्या देख लिया? वस्त्र देख लिया, भोजन देख लिया, त्योहार देख लिया। अब महाकाव्य का विस्तार देखेंगे। साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है? मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह पशुओं के माध्यम से यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों, यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं, 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। पंचतंत्र एक ही पुस्तक है और वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे पहुंच गए। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। अगर आपने पुराने एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया होता तो आपको क्लास 6 में बाल रामायण और क्लास 7 में बाल महाभारत पढ़ना है। महाकाव्य समानता एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं के कथाओं का व्याख्यान करती है। अपने मूल संस्करण में 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं और रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया। लेकिन अगर दोनों महाकाव्य को देखेंगे तो दोनों में महत्वपूर्ण स्थान पे स्त्री है। यहाँ पे माता सीता का हरण होता है, अपहरण, जिसके चलते युद्ध होता है, और वहाँ पे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होता है, वहाँ भी उनका क्या होता है? अपमान होता है, उसके लिए युद्ध होता है। तो युद्ध में दोनों महाकाव्य में युद्ध का मूल कारण स्त्री है। इन कथाओं में कई छोटी कथाएं और उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। देखिए, ये कहानी का एक चित्र दिखाया गया है कि माता सीता का रावण क्या कर रहा है? अपहरण कर रहा है, और ये पक्षी जटायु हैं जिनको क्या करता है? मतलब घायल कर देता है, और ये ऋषि मुनि के रूप में ले जाते हुए और फिर बाद में अपने पुष्पक विमान से वह लेके चला जाता है। रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र 18वीं शताब्दी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद एवं रूपांतरण किया जाता रहा। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी है। एक तो इसका मूल संस्करण का अनुवाद और रूपांतरण हुआ, और इसके अनगिनत लोक संस्करण भी है। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। जब तमिलनाडु में ही 100 से अधिक रूप है, तो इतने 28 से 29 राज्यों में
अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें तो कि इसके कितने हजारों रूप होंगे महाभारत के ही। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजातीय समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र जैसे कश्मीर भी सम्मिलित है कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। मतलब दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों का लोक कथा उपलब्ध है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए। इनके साथ ही ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण तथा महाभारत से जुड़े हुए पात्र पांडव, पत्नी द्रौपदी और कभी कभी पुत्र दुर्योधन और एवं उसके चचेरे भाई शत्रु जो थे उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए। पंच पांडव तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र से भी पांडव गुजरे थे, उनको दर्शाती इरूला जनजाति ने अपने मंदिरों में इन पत्थरों को संजो के रखा है, जो नीलगिरी के जंगलों में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। तमिलनाडु, नीलगिरी, इरूला जनजाति, ये जरूर याद रखना है। इरूला जनजाति के बारे में यहाँ पे याद रखना है। और तमिलनाडु में ये था, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि तमिलनाडु में नीलगिरी जंगल भी है, तमिलनाडु में इरूला जनजाति भी है और इस तमिलनाडु के क्षेत्र से पांडव गुजरे थे। मानव विज्ञानी के सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोग परियोजना किनके द्वारा निर्देशित है? के सिंह द्वारा, जिसका हमने पृष्ठ 126 पे भी उल्लेख किया था। वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव न गए। हर एक लोक कथा को अगर देखेंगे तो लगता है कि पांडव हर एक जगह गए, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। मतलब रामायण के पात्र और महाभारत के पात्र भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से गुजरे हैं। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। मतलब ये दो महाकाव्य भी जो हैं अनेकता में एक का भाव लाते हैं। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्य चर्चा के दौरान करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है। हमारी जो संस्कृति विविधता है वह संपन्नता को दर्शाती है, न कि विभिन्नता को। अगर आपने क्लास 6 के बुक को देखा होगा तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छा चीज़ है, विविधता बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसमें ऊंच नीच होना, अमीरी गरीबी होना, जात पात होना, ये गलत है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता, इस विविधता को कौन पोषित कर रहा है? अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है। आगे बढ़ने से पहले भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, परिधानों, भोजन, त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं करती, अपनी समृद्ध करती है। विविधता विभाजित नहीं करती है, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी गरीबी, जात पात, ये सब क्या करती है? आपस में विभाजित करती है। तो इस प्रकार हमने अब सारे प्रश्न को क्लास 6 और क्लास 7 के दोनों में
इतिहास का हिंदी में हमने समाप्त कर दिया। अब आप इन सारे प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे और क्लास 8 का अगले वीडियो से हम इतिहास को लाना शुरू करेंगे।